हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। आज हम लोग करने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ के जो प्रयोगशाला परिचारक और सहायक भर्ती होनी है ना, उसका क्लास नंबर 50वां। ठीक है, कौन सा? तो क्लास नंबर 50वां। चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उत्तर करने की कोशिश करेंगे। पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा, ठीक है, पादप कोशिकाओं में मौजूद की मतलब यहाँ पे किसकी होना था, है ना, किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जल, बी विद्युत रासायनिक स्पंदों, सी हार्मोन और डी प्रोटीन। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये आपका होगा ऑप्शन ए, जल। ठीक है, देखिए अब, ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में मौजूद, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए था किसकी मात्रा? पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा जो है कोशिकाओं के संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में क्या तो परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिएगा, जैसे रेगिस्तान वाले इलाके में, है ना, जैसे कि हमारा राजस्थान ले लीजिएगा, तो राजस्थान के जो रेगिस्तान वाला इलाका है, मेनली आपका पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, उधर होता क्या है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे उगते हैं, है ना, और पानी की कमी के कारण, क्योंकि पानी की मात्रा वो बहुत अधिक नहीं है, ऐसा कहें कि पौधों को पर्याप्त नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसके जो पत्तियां हैं, है ना, फूल होते हैं, वो क्या होते हैं, कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, तो बस इसी तरीके की बातें यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है। ठीक, ए क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, बी क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, सी क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, डी क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्योंकि जो मृत कोशिकाएं हैं वो पानी का उपयोग नहीं करती है ना, जीवित कोशिकाएं पानी का प्रयोग करती हैं, इसीलिए पौधों की ऊर्जा की क्या तो कम आवश्यकता होती है। ठीक है, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन याद रखिएगा कि, है ना, दूसरा रीजन एक और आपको याद रखना है। एक रीजन तो ये हो गया क्योंकि अधिक अत्यधिक कोशिकाएं जो है मृत होती हैं, इसलिए वो पानी का क्या तो, ठीक है, प्रयोग नहीं करती हैं। दूसरा ये समझिएगा कि जो पौधा होता है, ठीक है, जो पौधा होता है वो चलायमान या गतिमान नहीं होता है। ठीक है, चलायमान या गतिमान नहीं होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है। ठीक है, और न ही उसको भोजन या, और न ही भोजन, ठीक है, भोजन और आश्रय की, ठीक है, भोजन और आश्रय के लिए उसको क्या तो, ठीक है, कहीं भी गति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके जगह में आप देखेंगे चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, उनके अपने भोजन के लिए क्या तलाश में निकलना पड़ता है। ठीक है, साथ में रहने के लिए एक आश्रय की जरूरत पड़ती है ना, एक स्थान की जरूरत पड़ता है, जिसके कारण इन स्थानों तक उसको पहुंचने के लिए क्या यातायात का माध्यम, ठीक है, लेना पड़ता है, चाहे वो पैरों के माध्यम से हो, किसी साधन के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसको ऊर्जा की अत्यधिक हानि होती है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, दो रीजन प्राय आपको पौधे के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, बी क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, सी क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती, डी क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता जो है क्या तो नहीं होती है ना। यहाँ पर आप लोग लिख लेना इसकी आवश्यकता, एक मिनट,
नहीं होती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से, ठीक है, पादप कोशिकाओं की क्या तो रक्षा करती है। ठीक है, तो आपका प्रश्न पूछा गया था पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, क्योंकि वह विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की क्या तो रक्षा करती है। ठीक है, इसके बारे में जैसे कि और देखिए देखिए कई बार कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं, जैसे कि क्या होता है आपको बाढ़ आ जाना, सूखा आ जाना, ठीक है, वायु का तेज गति से चलना, या तापमान का एकदम क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना, या आर्द्रता हो जाना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। तो यही कोशिका भित्ति जो है ना, यही कोशिका भित्ति क्या करती है, ठीक है, पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। अब चलिए कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोशिका भित्ति का जो है ये याद रखना, ये किसका बना होता है, तो सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो याद रखना है सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, और साथ ही कोशिका भित्ति में दो परत पाई जाती है, कितने, तो दो परत से यह निर्मित होता है, या दो परत इसमें पाई जाती है। ठीक है, और उन्हीं दो परतों के मध्य में, या ऐसा कहें दो परतों के बीच में एक तत्व पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, लैमला। क्या कहा जाता है, लैमला, ये पाया जाता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति का अगर कोई कार्य पूछे कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखना आकृति प्रदान करना। क्या, तो आकृति प्रदान करना, साथ ही क्या करना, तो पादप कोशिकाओं की रक्षा करना, या ऐसा कह सकते हैं एक है ना, साइंस का नाम मैं लेता हूं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या, तो प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। ठीक, प्रोटोप्लाज्म की क्या तो रक्षा करना, ये जो है इसका प्रमुख काम होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, यहां से पूछा गया है कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से कौन या किन दो कोशिकांगों ने के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक, कोशिका है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है ना, और उसी केंद्रक के किन दो कोशिका अंगों में खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, बी, लवक और गाल्जी का है, सी, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी का है, डी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये किसके तो कवक के अंतर्गत आपके केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा समझिए इसको, केंद्रक के अंदर नहीं। ठीक है, ये कोशिका के क्या है, कोशिका अंग है ना, जिनमें कौन शामिल है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, जिनका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, और इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लवक के बारे में बात करता हूँ, है ना, सबसे पहले मैं लवक के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक, लवक के बारे में आपको याद रखना है कि कोशिका द्रव में पाया जाता है। लवक कहाँ, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लवक की आकृति याद रखिएगा आप लोग, गोल या किस प्रकार का होता है, अंडाकार होता है। ठीक, गोल या किस प्रकार का होता है, तो अंडाकार होता है। ठीक, ये क्या करता है, जो पादप है उसके लिए महत्वपूर्ण रसायनों का, ठीक, उनके लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण करता है। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, लवक के बारे में। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। तो यहां आपको याद रखना है सभी जो सजीव पादप हैं, और साथ में याद रखिएगा जंतु कोशिका में, सभी सजीव पादप और जंतु कोशिका में, ठीक है, जितने भी जंतु कोशिका हैं उनमें कोशिका द्रव जो है
ये किस बिखरा हुआ होता है ना, किस प्रकार रहता है, बिखरा हुआ होता है, और साथ ही दोहरी झिल्ली आवरण से घिरा हुआ होता है। ठीक है, किस प्रकार रहता है तो याद रखना है, बिखरा होता है और दोहरी झिल्ली आवरण से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और इसी बिखरा हुआ जो कणिका है उसी को क्या तो सूत्र कणिका कहते हैं। इसी बिखरे हुए जो संरचना है उसको क्या तो सूत्र कणिका कहते हैं। और सूत्र कणिका और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक ही है ना। सूत्र कणिका और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक ही है। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। ठीक, सभी सजीव पादप और जंतु कोशिका में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कोशिका द्रव में जो बिखरी हुई संरचना होती है, जो दोहरी झिल्ली आवरण अपने आप में कैरी करता है, उसी को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है ये आपको बताना है। ए रसधानी में, बी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, सी पर ऑक्सीसोम में, और डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। है ना, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो बस इतनी चीजें याद रखनी है आपको कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया, जिसमें, ठीक है, पादप कोशिकाओं में जब श्वसन क्रिया होती है तो उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये चीज याद रखना है। अगला याद रखना है, भोजन से और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक, और कहां पर ये होती है ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन से कोशिकांग में होता है तो याद रखिएगा, कौन से कोशिकांग में होता है तो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में ये संचालित होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है। यहां आपसे पूछा गया कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है, यह बताना है। ए गाल्जी काय में, बी रसधानी में, सी लाइसोसोम में, और डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिएगा, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको पादप कोशिका के अंदर, याद रखना है, रसधानियों में संचित किया जाता है। कहां तो रसधानियों में। ठीक है, अब राजधानी कहाँ मिलता है तो याद रखिएगा, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक, राजधानी के बारे में क्या याद रखना है आपको, ये पादप और जंतु दोनों में क्या होता है तो उपस्थित होता है। और कहाँ तो कोशिका द्रव में। और कहाँ उपस्थित होता है तो याद रखना है, कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। या कोशिका द्रव में पाई जाने वाली क्या है तो ये संरचना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पादप कोशिका में बात हो रही है, सबसे पहले पादप कोशिका का हम लोग देखते हैं। तो पादप कोशिका में क्या याद रखना है कि राजधानी जो है ना, ये क्या करती है, कोशिका में जल संतुलन का काम करती है ना, जल को बैलेंस बनाने का, जल को संतुलित करने का काम ये करती है। ठीक है, और कभी कभी जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे रिक्तिका, ठीक है, तो कभी कभी राजधानियों में जो रिक्तिका उपस्थित होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, पादप कोशिका का बहुत सारा जगह जो है, ठीक है, या अधिकांश स्थान को ये क्या करती है, घेर लेती है। ठीक, अधिकांश स्थान को ये क्या करती है तो घेर लेती है। ठीक, बस इतनी चीजें याद रखनी है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया कि पर्णहरित, जिसको आप लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं, वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, ये आपको बताना है। ए हरित लवक, बी सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम, और डी राइबोसोम।
तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरित लवक, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो हरित लवक, ठीक है, क्लोरोफिल वहीं पाया जाएगा जहां क्या होगा, हरित लवक उपस्थित है। ठीक है, विशेषकर ये क्या है तो याद रखिएगा, पर्णहरित या क्लोरोफिल वर्णक ये क्या है तो संरचना है। ये क्या है तो याद रखना है संरचना है, और इसी में जो पर्णहरित या क्लोरोफिल वर्णक हो है ना, क्या तो क्लोरोफिल या पर्णहरित वर्णक ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, क्रिया में क्या करते हैं तो मदद करते हैं, या क्रिया को ये इनकी मदद से क्या तो संपन्न किया जाता है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हरित लवक में याद रखना है आपको, क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है। ठीक, क्लोरोफिल तो उपस्थित होता ही है, साथ में इसको छोड़कर दो अन्य वर्णक भी आपको याद रखने हैं, जिसमें एक का नाम है जेंथोफिल। ठीक, जेंथोफिल भी उपस्थित होता है, और साथ ही कैरोटीन वर्णक, साथ ही कैरोटीन वर्णक भी क्या होता है तो उपस्थित होता है। कैरोटीन किसमें पाया जाता है तो आपको याद रखना है ना, ये इससे रिलेटेड नहीं है, एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपसे विटामिन से रिलेटेड, तो गाजर में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग केवल पादपों में पाया जाता है, ये आपको बताए हैं। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राजधानी, और डी लवक। तो देखिएगा, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा लवक। लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल और केवल किसमें तो पादपों में पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले मैंने लवक के बारे में आपको बताया था कि लवक जो है कहाँ तो कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। सबसे पहले तो याद रखना है इसकी संरचना कैसी होती है, या तो ये गोल देखिएगा आपको, है ना, या अंडाकार संरचना होती है। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। और लवक जो है कितने तो 3 प्रकार का होता है, याद रखना है। एक होता है आपका हरित लवक, दूसरा आपको देखने को मिलता है इसमें अवर्णी लवक, और तीसरा इसका प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं वर्णी लवक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चलिए कुछ चीजें मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ। ये याद रखना है पौधे और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया पौधे और जंतु दोनों में उपस्थित होता है, ये याद रखना है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखना है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या तो पावर हाउस कहा जाता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और यहां से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का ग्रहण करता है, ये बताना है। वो पादप है स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का क्या तो संग्रहण करता है। ठीक है, ए हरित लवक, सी वर्ण लवक, डी अवर्णी लवक, और बी अवर्णी लवक, डी जीव द्रव्यक। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा अवर्णी लवक। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा तो आपको याद रखना है अवर्णी लवक। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं, है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है आपका अवर्णी लवक,
और तीसरा होता है क्या तो वर्णी लवक। ठीक है, अब इसमें याद रखना आपको कि वर्णी लवक और अवर्णी लवक, वर्णी और अवर्णी लवक के बारे में। ठीक है, ये जो है 3 प्रकार के खाद्य सामग्री, जिसमें होता है आपका स्टार्च, प्रोटीन और आपका होता है सेल, या इसी को कहा जाता है क्या वसा। इनका क्या करता है तो संग्रहण करता है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है अवर्णी लवक के बारे में क्या, तो ये रंगहीन लवक होता है। साथ ही ये जो है पौधे, याद रखना है आपको, जो पौधे हैं, पौधे को अब आप जो जहां तक सूर्य की रोशनी, ठीक है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, ये पौधे के उन हिस्सों में क्या होता है तो पाया जाता है कौन तो अवर्णी लवक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में इस प्रश्न को उत्तर है ना आपको जब भी आए, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में वर्णी और अवर्णी लवक दोनों तीनों खाद्य पदार्थ स्टार्च, प्रोटीन और सेल या वसा का क्या करते हैं तो संग्रहण करते हैं। लेकिन जब भी आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप अवर्णी लवक को ही इसका उत्तर लेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में उत्तर लिया गया है। ठीक है, बाकी दोनों ही क्या करते हैं तो स्टार्च, प्रोटीन और तेल और वसा का संग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं, ये आपको बताने हैं। ए ल्यूकोप्लास्टिड, बी क्रोमोप्लास्टिड, सी बी एपिकोप्लास्टिड और डी क्लोरोप्लास्टिड। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका, ठीक है, सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्टिड। ठीक है, ये देखिए ल्यूकोप्लास्टिड होता क्या है तो याद रखिएगा यहाँ पे अवर्णी लवक। एक मिनट, ठीक, ल्यूकोप्लास्टिड क्या है, ये आपका अवर्णी लवक है। ठीक, उसके बाद है क्रोमोप्लास्टिक, ठीक है, एपिकोप्लास्टिड और क्लोरोप्लास्टिड। ठीक है, ये आपका क्या है तो हरित लवक है। ठीक है, क्रोमोप्लास्टिड ये क्या होता है आपका वर्णी लवक है। ठीक है, एपिकोप्लास्टिड के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसी को, इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि अवर्णी लवक क्या होता है, रंगहीन होता है, तो बस यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिएगा जो रंगहीन लवक है उसको क्या तो ल्यूकोप्लास्टिड या अवर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, ये अवर्णी लवक करता क्या है तो ये आपको याद रखना है, लिपिड, स्टार्च और साथ ही प्रोटीन, इन खाद्य पदार्थों का संश्लेषण और संग्रहण करता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर क्लियर हुई। अब एपिकोप्लास्टिड, ये चयापचय कार्यों वाला एक प्लास्टिड है, मतलब पाचन करने वाला है ना, क्या है तो पाचन करने वाला है, पाचन करने वाला एक प्लास्टिड है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं चयापचय। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा एंडोसिम्बायोसिस के माध्यम से विकसित होता है। ठीक है, एपिकोप्लास्टिड के बारे में क्या याद रखना है, ये द्वितीयक एंडो सिम्बियोसिस के माध्यम से विकसित होता है। इसके बाद आप लोगों ने देखा क्या तो वर्णी लवक, ये क्या है क्रोमोप्लास्टिड। ठीक है, ये करता क्या है तो याद रखना है फूल में, साथ ही फल में
और पत्तियों में, फल फूल और पत्तियों में, ठीक है, और कुछ मात्रा में जड़ों में। एक वर्णक है जिसको मैंने नाम बताया था आपको, कैरोटीनॉइड। ठीक है, इसकी सहायता से संश्लेषण और संग्रहण करता है। ठीक है, तो वर्णी लोग के बारे में याद रखना है, फूल में, फल में, पत्तियों में और कुछ माध्यम तक। ठीक है, जड़ों में ये कैरोटीनॉइड वर्णक की सहायता से संश्लेषण और क्या तो भंडारण करता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट है ना, हरित लवक, ये क्या है तो बेसिकली कोशिका का अंग है। ठीक है, ये क्या है, कोशिका का अंग है, जिसके माध्यम से क्या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसकी सहायता से क्या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। याद रखना है, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, प्रकाश ऊर्जा को किसमें तो रासायनिक ऊर्जा में ये क्या तो परिवर्तित करता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।